हेलो अरे स्टूडेंट। तो आज हम जैसे नाम से ही आपको पता चल गया, आज हम लोग एक चैप्टर क्लास 12 का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। इस करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए सबसे पहले मुझे क्या समझना पड़ेगा, चार्ज क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ द चार्ज। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगर सिंपल डेफिनेशन क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज के फ्लो करने को, ये चार्ज है, इसको क्या करेगा, फ्लो करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। सही है। लेकिन सवाल ये उठता है, ये चार्ज है क्या चीज़, ये कौन सा ऐसा माइस्टीरियस प्रॉपर्टी है जिसकी बेसिस पे ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको थोड़ा सा प्रीवियस का बैकग्राउंड को जाना पड़ेगा। साइंस ये कहती है कि 1897 में क्या चीज़ का डिस्कवरी हुआ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद क्या हो गया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या हो गया, इन्वेंशन हो गया। आप थोड़ा पास्ट में जाएंगे तो पहले 1666 में, या इस डिस्कवरी से पहले, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी से पहले न्यूटन साहब ने लॉ दिया था जिसका नाम था न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। किस बेसिस पे दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ मास, ऑन द बेसिस ऑफ मास, ऑन द बेसिस ऑफ मास। क्या कहा कि दुनिया में हर एक बॉडी एक दूसरे को क्या कहता है, अट्रैक्ट करती है। किसके जरिए से, बाय मास के जरिए से। बात आते गई, साइंस का डेवलपमेंट भी होते रहा, जब जाकर के 1897 में क्या चीज़ का डिस्कवरी। आपको पता होगा 1805 में एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम क्या था, डाल्टन था। तो डाल्टन ने कॉन्सेप्ट दिया, क्या दिया, डाल्टन का क्या कॉन्सेप्ट है, डाल्टन का कॉन्सेप्ट एटम का है। डाल्टन ने क्या कॉन्सेप्ट दिया एटम के बारे में, क्या कहा, ईच एंड एवरीथिंग which is formed by a mass। दुनिया का हर चीज किससे बना हुआ है, बाय एन एटम। दुनिया का हर चीज किससे से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। ठीक है, कब से, 1805 में। लेकिन 1897 में क्या कहा कि एटम भी बना हुआ है, ये एटम भी बना हुआ है। ये एटम किस चीज से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। फिर धीरे धीरे डिस्कवरी हो गया, किसका हो गया, प्रोटॉन का। और ये क्या कहा दिया कि एटम के अंदर में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन भी रहता है, साथ साथ में प्रोटॉन भी रहता है। ठीक ठाक है, यह बात आई गई। हम एक्चुअली क्या समझने के लिए जा रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी को। करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले क्या चीज़ समझने के लिए जा रहे हैं, चार्ज को समझने के लिए जा रहे हैं। ठीक ठाक है, उसी सिनारियो में इन सब चीज़ को समझना है। अब इतना सिर्फ समझना है, 1897 के बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिस्कवरी हुआ, देखें उसमें क्या चीज़ होता है। अच्छा, न्यूटन भी हम लोग याद रखेंगे, न्यूटन को भी उस जगह हम लोग उसको रखेंगे, उसको हटाएंगे नहीं। क्या हुआ, क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है। और पार्टिकल का क्या है, मास है, कितना है, 10⁻⁻31 kg। किसी साइंटिस्ट ने निकाल करके दिया कि इलेक्ट्रॉन पे भी क्या होता है, मास होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से मास ऑफ प्रोटॉन का भी निकाल कर दिया, 1.6728 प्रैप्स होता है, इंटू 10⁻⁻27 kg। किसका निकाल कर दिया, प्रोटॉन का मास को निकाल करके दिया। इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है और प्रोटॉन भी पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या चीज़ है, मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। आई डोंट नो ये किसने किया, बुक हमारे पास नहीं मिला, मैं उसको सर्च करने की कोशिश किया, ये किसने किया, कोई हो सकता है। क्या किया उसने, एक इलेक्ट्रॉन को लिया और उसी जगह एक प्रोटॉन को लिया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को आर डिस्टेंस पे रखा। सही है,
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को r डिस्टेंस पे रखा तो उसने क्या पाया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या चीज़ का डेवलप हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है। किसी साइंटिस्ट ने किया, आई डोंट नो किसने किया, कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रखा, दोनों के बीच में क्या चीज़ का डेवलपमेंट हो गया, अट्रैक्शन फोर्स। और आप इससे पहले तुम देखो 1666 के आजू बाजू में आसपास में न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन आया, किस बेसिस पे आया, मास के बेसिस पे आया। और न्यूटन साहब ने क्या कहा, ईच एंड एवरीथिंग in a universe attract by a mass और उसने एक फॉर्मूला दिया G(m1 m2 by r²। सही है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये जो हमारे पास ये लॉ है न्यूटन का, ये कौन सा लॉ है, ये लॉ है थ्योरेटिकल। ये क्या थ्योरेटिकल है, इट इज अ थ्योरेटिकल लॉ। व्हाई? Because I can never to measurement the force magnitude of force between earth and sun. It is not possible. अर्थ और सन के बीच में 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए इसको क्या माना, थ्योरेटिकल माना। और क्या कहा, ये छोटे पार्टिकल के भी, माइन्यूट के लिए भी है और मेजर पार्टिकल के लिए भी है। अब इसी चीज़ को यहाँ पर आकर के दोनों को कोलैबोरेट कर मिलाओ। न्यूटन साहब ने कहा कि अट्रैक्शन होगा किसकी वजह से होगा, बाय मास की वजह से। कहाँ होगा, इन अ यूनिवर्स में। ठीक है, बात आई गई। जब इलेक्ट्रॉन का मास निकल गया, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया तो मास भी निकला, प्रोटॉन की डिस्कवरी है तो उसका भी मास निकला। किसी साइंटिस्ट ने आके एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को सामने रखा, दोनों के बीच में क्या मेजरमेंट किया, क्या चीज़ देखा, अट्रैक्शन फोर्स को देखा। तो उसने ये कहा, सोचा कि अगर ये अट्रैक्शन फोर्स है और इसके पास मास है तो क्यों नहीं हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूले से हम क्या चीज़ का मेजरमेंट कर लें, इसके बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड को मेजरमेंट कर ले। किसी साइंटिस्ट के ब्रेन में इस बात को आया कि हम क्यों नहीं अट्रैक्शन फोर्स का मेजरमेंट कर लें। किस बेसिस पे, न्यूटन के बेसिस पे। क्यों, ये क्या है, यूनिवर्स में सब चीज़ के लिए क्या है, अप्लीकेबल है, छोटे पार्टिकल के भी और बड़े पार्टिकल। माय डियर स्टूडेंट, अच्छा समझना इस चीज़ को, ये चार्ज इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी तो चार्ज को समझना पड़ेगा। ठीक है, चार्ज को बहुत लॉन्ग फॉर्म पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, विदाउट चार्ज समझे आप नहीं समझ सकोगे। ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई एम गेटिंग टू यू। ओके, तो दोनों में क्या हो गया, अट्रैक्शन फोर्स गया। अब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसका फोर्स का कितना फोर्स है उसको निकालेंगे। ठीक है, ये मास ऑफ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ क्या हो गया, प्रोटॉन है। ठीक है, दोनों के बीच में ये जो r है इक्वल टू कितना मान लेते हैं, सपोज दैट 1 मीटर को मान लेते हैं। और क्या अप्लाई करते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन को करते हैं। ठीक है, तो F इक्वल टू क्या लिखा है, G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन बाय। बड़े स्टूडेंट, आपको समझो बात को, ये उस वक्त की कहानी है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, उसके पहले की यह बात चल रही है। ठीक है, उससे पहले इस लॉ को लिखा दिया। लेकिन 1897 के बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के डिस्कवरी के बाद वो फोर्स मेजरमेंट कर रहा है, किस बेसिस पे, न्यूटन की बेसिस पे, न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन की बेसिस पे फोर्स का क्या करने के लिए जा रहा है, वो मेजरमेंट करेगा। तो मैं इसमें वैल्यू को पुट करो, F इक्वल टू यू नो द जी वैल्यू ऑफ G 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Mass of proton, mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31. Mass of proton 1.67 into 10 to the power minus 27 by 1 ऑफ क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। तो आप इस रेंज को देखो, 6.67, इसको लेकर के आओ 9.1, इसको लेके आओ 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 67, और प्रीफिक्स वाला काम करते, बेस सेम है ना, 10 यहाँ 10 और यहाँ 10, तो बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होता है, अल्टीमेटली ऐड हो जाता है -11 -31 -27। तो 67 इंटू 9.1 इंटू 1.67 इंटू 7 8 9 10 टू द पावर -69 न्यूटन के रेंज में आया। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स लगा, अट्रैक्शन फोर्स लगा। ये कोई नहीं जान रहा है क्यों लगा, ये बात बहस नहीं कर रहा है, बस फोर्स लगा तो उन लोगों को समझ में आने लगा कि मैं क्यों ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इसमें लगा करके आओ। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके लिए था, यूनिवर्स के सारे चीज़ के लिए था। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल, यानी उस साइंटिस्ट ने क्या निकाल दिया, थ्योरेटिकल पर्पस से निकाल दिया कि इस दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा,
किसके बेसिस पे? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेसिस उसने पता किया कितना फोर्स होगा। मैं इसको क्लीन करता हूँ, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भूल गया इसको, इसके लिए आई एम सॉरी, आइंदा से इसको ख्याल रखूंगा। ओके अब यहाँ पे किसी का मन में हुआ क्या चीज करने के लिए? प्रैक्टिकली मेजरमेंट करने के लिए कि देखें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में वो फोर्स प्रैक्टिकली कितना आता है। जब प्रैक्टिकली जब उसने मेजरमेंट किया तो इसे रफ आइडिया में ले रहा हूँ, प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली, एफ थ्योरेटिकल करता हूँ और ये प्रैक्टिकली कहता हूँ, लगभग 10 टू द पावर -38 के रेंज में, लगभग ठीक है, इस न्यूट रेंज में आया। ठीक है, मशीन से क्या, किससे क्या, आप जिस तरह से समझो। ठीक है, प्रैक्टिकली उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो आया कितना है? 10 टू द पावर -38 न्यूटन का फोर्स आया। ठीक है, अब जरा सा दोनों को मिलाते हैं, थ्योरेटिकल, एफ थ्योरेटिकल और एफ प्रैक्टिकल। एफ थ्योरेटिकल लगभग कितना था? -69 न्यूटन का था, और एफ प्रैक्टिकल कितना हो गया? -38 न्यूटन के रेंज में आ गया। बड़े स्टूडेंट आप इस जगह से देखो दोनों के बीच में कितना का गैप है, इस दोनों के बीच में लगभग 31 न्यूटन का गैप है। कितना गैप है? 10 टू द पावर 31 का गैप है। ये उससे कितना? 10 टू पावर 31 टाइम्स क्या हो गया? ग्रेटर हो गया। सही है कि थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल 1-2 टाइम बड़ा नहीं है, बल्कि 10 टू द पावर 31 न्यूटन इतना ज्यादा बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा। जब तुम सोचो बात को, अगर 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन की अगर बात रहता तो आदमी मान लेता है कि चलो कोई बात नहीं, ये थ्योरेटिकल पर्पस इतना आगे पीछे चलता है। लेकिन यहां तो 10 टू द पावर 31 न्यूटन हो गया, यानी डबल हो गया लगभग। उसे क्या हो गया? डबल हो गया। डबल ने, बल्कि डबल से भी कितना, सही है ना। तो फिर साइंटिस्ट ने इस बात को सोचा, क्या सोचा साइंटिस्ट ने? इसको स्क्रीनशॉट लेना, ले ले आप, ठीक ठाक है। अब साइंटिस्ट ने समझो यहाँ पे क्या सोचा। साइंटिस्ट के सोच को देखो। साइंटिस्ट ने कहा व्हाई, व्हाट इज द क्वार्ट रीजन, व्हाट इज द क्वार्ट रीजन? ह्यूज gap between theoretical and the practical, थ्योरेटिकल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्या, ये भी गलत नहीं है, आज तक किसी ने उसको गलत नहीं किया, सब सही है, और प्रैक्टिकल भी गलत नहीं है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि व्हाट इज द क्वाइट रीजन, ह्यूज गैप बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। जब इतना थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल हो गया तो साइंटिस्ट गिव्स द कंक्लूजन, क्या दिया साइंटिस्ट ने? गिव्स द कंक्लूजन कि ऑफ कोर्स ये पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन contains mass as well as another property, What is student? ह्यूज गैप हो गया, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गैप हो गया। तब क्या क्या साइंटिस्ट ने सोचा कि इतना ज़्यादा गैप का रीज़न क्या है थ्योरेटिकल बिटवीन प्रैक्टिकल के बीच में। तो उसने क्या क्या कंक्लूजन दिया? गिव्स द ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कंटेंट मास एंड as well as, या mass as well as another property gives the name as charge, gives the name as a charge। और फिर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड को मिलिकन वाइल्ड ड्रॉप्स, एक दो तो है ना साइंटिस्ट, मिलिकन्स वाइल्ड ड्रॉप के बेसिस पे फिर निकाल करके दिया ना, इसके अंदर में कितना पर होगा, कितना है, 1-1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 प्लस, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये कहना ये चाह, ये चार्ज जो है, ये चार्ज किसके बीच में, किसके अंदर में? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर में प्रॉपर्टी है, मास के अलावा भी अनदर प्रॉपर्टी है। मैं इस संदर्भ में आपको एक फिल्म का आपको थोड़ी सी कहानी समझाऊंगा। जैसे आपने फिल्म देखा, कोई मिल गया फिल्म देखा, उसमें आपने देखा कि ऋतिक रोशन जो थे, तो ऋतिक रोशन क्या थे, बचपन में बौद्धा टाइप के थे ना भाई, कि बच्चों की तरह हरकत करते थे, सारी चीज़ था, आप देखे होंगे। अचानक क्या हो गया, एक एलियन आता है, ठीक ठाक है, एलियन ने उसको छुआ तो अपनी शक्ति क्या उसको दिया, वो पावर जो दिया वो किसका था? एलियन का पावर था। फिर आपने क्या देखा कि वही ऋतिक रोशन
जो कल तक कंप्यूटर चलाने नहीं जानता, अब कॉर्पोरेट टीचर से आकर के उसने मुकाबला कर लिया। फिर बहुत बड़ी बात हुई, फिर उसको गुंडे ने कैद कर दिया, ठीक ठाक है, वहाँ जो नसरुद्दीन शाह ने उसको कैद करके रखा था। फिर यहाँ पर क्या, उसका बेटा पैदा हुआ कृष्णा जो हो गया। तो फिर क्या देखा, कृष्णा क्या कर रहा है, छोटे से बच्चे है, बड़ा बड़ा काम कर रहा है। एक बार आईक्यू टेस्ट करने के लिए उसको स्कूल वाले ने एक क्या अरेंजमेंट किया कि आईक्यू टेस्ट, लेवल टेस्ट किया गया, सारा चीज़ हो रहा था। छोटा सा बच्चा सारे चीज़ का जवाब दे रहा था। अचानक उसकी दादी हुई, उसको उठा करके लेके क्या हो गई, चल गई। तो स्कूल का जो प्रिंसिपल था उसने क्या कहा, मिसेस मेहरा आपने उठा क्यों नहीं लेके गया, सब चीज़ चल रहा था। ऐसा लगता है कि इस बच्चे में रोहित की शक्ति आ गई, ठीक है। यानी रोहित के पास दो तरह की शक्ति थी, एक इंसान की शक्ति थी, साथ साथ में एक जादू की शक्ति थी। वही जादू की शक्ति किस में ट्रांसफर हो गया, कृष्णा के अंदर में ट्रांसफर हो गया। इसीलिए वह उस तरह का प्रॉपर्टी शो कर रहा था जिस तरह की प्रॉपर्टी एक आम बच्चा नहीं कर सकता। यहाँ पर भी सेम लॉजिक यहीं पर है कि जब तक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था तो इंसान को पता था कि उसके पास क्या है, मास है, ठीक ठाक है, मास है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया तब ये कहा कि वह जो मास तो है ही, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास मास तो है ही, लेकिन मास के अलावा भी एक माइस्टीरियस प्रॉपर्टी है। उसी का नाम क्या रखा उसने, चार्ज रखा। उसके बाद चार्ज का उसने डिफिनेशन दिया, चार्ज का डिफिनेशन दिया। क्या डिफिनेशन है, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब इन फ्रंट टू यू, राइट डाउन इन योर कॉपी। चार्ज, अब डिफिनेशन समझो। चार्ज, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ constituent particle, constituent particle। इसे constituent particle को हम क्या कहते हैं, fundamental particle, fundamental particle which is inserted in it। इट इज अ प्रॉपर्टी किसका है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और फंडामेंटल पार्टिकल का है, जो अपने अंदर में रखता है। फिर एक और डेफिनेशन कह सकते हो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ पार्टिकल विच क्रिएट्स, वह प्रॉपर्टी किसी पार्टिकल का वह प्रॉपर्टी विच क्रिएट्स, क्या क्रिएट से करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड, as well as electromagnetic wave। सही है, ये चार्ज का डिफिनेशन को दिया गया। ये चार्ज क्या है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का क्या है, वो प्रॉपर्टी जो अपने अंदर में रखता है, और वही प्रॉपर्टी क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, साथ साथ में क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है। सही है। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मेरे पास कितना है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल कितना है, तो आइए जरा इसको समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और फंडामेंटल पार्टिकल को। सही है, लिखा जाए constituent particle, constituent particle, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल। ये भी दो टाइप का हो जाता है, एक क्या कहलाता है, स्टेबल, और एक क्या होता है, अनस्टेबल होता है। स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल में क्या क्या है, फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन, किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने किया। कितना चार्ज होता है, -1.602 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। कितना होता है, -1 होता है। और 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg उसका क्या होता है, मास होता है। आप इसको एक ब्लॉक के फॉर्म में बना सकते हो, आप इसको ब्लॉक के फॉर्म में इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक ठाक है, ओके। फिर सेकंड क्या है, सेकंड है प्रोटॉन। सेकंड क्या है, प्रोटॉन। इसका डिस्कवरी कितने किया था, बुक का कहता है, कौन कहता है, गोल्डस्टीन ने किया था। फिर इसका कितना होता है चार्ज, इसका प्लस में होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये क्या होता है, +1, ये
ये जो है एब्सोल्यूट चार्ज है, एब्सोल्यूट चार्ज, इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट चार्ज। और ये वाला क्या होता है? रिलेटिव चार्ज होता है। और ये क्या है? ये इसका मास है। और थर्ड क्या होता है? थर्ड हमारे पास होता है न्यूट्रॉन। थर्ड क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। इसको किसने डिस्कवर किया? जेम्स चैडविक ने किया। ठीक है, इस पे चार्ज ज़ीरो होता है, इसका रिलेटिव चार्ज भी क्या होता है? ज़ीरो होता है। और इसका मास क्या होता है? 1.67 इंटू 67, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इंटू 10⁻⁻⁰748 प्रैप्स होता है, इंटू 10⁻⁻27 kg। और यहाँ होता है 1.6728 इंटू 10⁻⁻27 kg। सही है। तो वो जो चार्ज की बात कर रहे थे, चार्ज के दौरान में क्या गया? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज आल्सो कॉल्ड टू द फंडामेंटल पार्टिकल। ये फंडामेंटल पार्टिकल भी दो तरह का होता है, एक स्टेबल कंडीशन में चला गया, या स्टेबल कंडीशन में कितना गया? 1, 2 और 3 चला गया। अब उधर एक क्या होता है? अनस्टेबल। अनस्टेबल के बारे में ज़्यादा हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन ये भी होता है। अनस्टेबल कितना होता है भाई? पॉजिट्रॉन। उसके बाद क्या होता है? एंटी पॉजिट्रॉन। थर्ड क्या होता है? न्यूट्रिनो। 4 क्या होता है? एंटी न्यूट्रिनो। 4 क्या होता? 5 क्या? एंटी न्यूट्रिनो। लास्ट में क्या होता है? मेसॉन होता है। अभी तक 1, 2, 3, 4 और 5 होता है। तो 5 अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल होता है और 3 स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल होता है, जिसके अंदर में क्या होती है? वो चार्ज का कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल का मतलब क्या? कि डाल्टन ने कहा कि ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एन एटम। सब चीज़ दुनिया का किससे बना है? एटम से बना है। लेकिन सने सने धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हो गया? साइंस में डेवलपमेंट आते गया, और फिर अब क्या कहने लगा? हर एटम भी कितना पार्ट में टूटा हुआ रहता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। फिर आगे भी गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी आकर के इसमें टूट गया कि इसमें लेकिन अभी जो बुक है हमारे पास, अभी इस पे बुक लिखा गया नहीं है, बल्कि साइंटिस्ट ने कहा कि अभी हम लोग किसको मान के चलेंगे? हमारे जो बुक का जो राइटिंग हुआ या जो भी चीज़ हुआ वो फंडामेंटल पे ही हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पे। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने कोशिश किया आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए, जिसका नाम क्या है? चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज ही वो चीज़ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये सब चीज़ को क्या करता है? वो डेवलप करता है, और उसमें मैंने इस चीज़ को दिया। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। अगेन आई एम हम्बली रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आई नीड फिजिक्स विथ नूरुल। Okay, subscribe my channel and share to your friends and comment me what क्या मैंने कमेंट करो, बताओ मैंने ये जो आपको समझाया कैसा लगा। किसी तरह का कुछ होगा फिर बताना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।